अब आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि अब आगे क्या देश में चुनाव एक साथ ही होंगे, और अगर ऐसा है तो फिर कब से। पहले अभी का फैक्ट कि ये एक देश एक चुनाव वाला जो संविधान संशोधन बिल है ये जेपीसी को भेजा जा चुका है। मतलब अब अगला सत्र जो पार्लियामेंट का होगा उसमें इस पर चर्चा हो सकती है, और अगर सरकार को ठीक लगेगा तो वो उसको पास कराने की कोशिश करेगी। अब अगर मान लें अगले सत्र में ये बिल पास भी हो जाए तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कब से एक साथ कराए जाएंगे। 24 का चुनाव तो अभी हुआ है, अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में होना है। इस बीच में बहुत सारी विधानसभाओं के चुनाव होंगे। अब जो प्रक्रिया जो इस बिल में बताई गई है वो ये कि राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट की अधिसूचना, उनके एक अपॉइंटेड डेट बताई जाएगी जिसकी अधिसूचना जारी की जाएगी, यानी इस अपॉइंटेड डेट पर इलेक्शन होना है। ये इस बिल के अंदर प्रावधान है, और वो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने वाली तिथि होगी। तो अब जो मुमकिन लग रहा है वो ये कि 2029 में तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपॉइंटेड डेट की अधिसूचना नहीं जारी हुई है। ये तो बिल अभी चर्चा के लिए रखा जाएगा। 2034 के इलेक्शन के लिए ये मुमकिन है कि वो अपॉइंटेड डेट जारी की जाए, और 2034 में अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की गुंजाइश नजर आती है। संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था, संविधान और जनतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा उसके 4 साल में आप उसके जनतंत्र की हत्या करने का काम ये संविधान संशोधन, ये जो बिल लेके आए हैं, ये करने का काम करेगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि इस बिल के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इसके विरोध में क्या बातें कही जा रही हैं। समर्थन करने में जो बातें बताई जाती हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के ऊपर चुनावी प्रक्रिया में खर्च का बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। अब इसके अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। कुछ कई जो आंकड़े हैं, कहा जाता है कि एक लोकसभा चुनाव में, जैसे अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, ये टीडीपी के सांसद सदन में बोल रहे थे, उन्होंने एक अनुमान दिया कि 10,000 करोड़ रुपए में देश का लोकसभा का चुनाव कराया गया, एक इलेक्शन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च पे। और इसी तरह अगर आप बाकी सारे राज्यों के चुनाव में जो खर्च होता है उसको जोड़ लें, ये उनका अनुमान था, 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है सारे चुनावों को अगर आप एक 5 साल की अवधि में जोड़ लें तो। अब उनका कहना था कि इस बिल के आने के बाद इसमें 40% से ज्यादा की कमी की जा सकती है, यानी इतना पैसा, इतना रुपया देश का संसाधन बचाया जा सकता है, उसको देश के और विकसित विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह है तर्क नंबर 1। दूसरा लॉजिक जो इस बिल के पक्ष में दिया जाता है वो ये कि जब एक बार कहीं भी लोकसभा का चुनाव हो या किसी राज्य का चुनाव होता है तो उस वक्त जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसमें देश की सारी प्रशासनिक मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। वही सरकारी सेवाएं जो और कामों में लगी होती हैं फिर वो चुनाव कराने के काम में लग जाती हैं। इससे जो नॉर्मल बिजनेस होता है, एक सरकार का जो बुनियादी काम है, सरकारी तंत्र का जो काम है, वो उससे अलग हटकर किसी और काम में लग जाता है। इससे भी विकास के काम बाधित होते हैं। ये दूसरा लॉजिक दिया जाता है। और निरंतरता काम करने की टूटती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क, वो बाधित होता है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये लॉजिक देते हुए ये कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जिन अफसरों को वो अपने बहुत महत्वपूर्ण कामों में डिप्यूट करते थे, लगाते थे, कहीं कोई चुनाव आ जाता था, लोकल बॉडी इलेक्शन आ जाता था, या किसी और राज्य में चुनाव हो गया तो इलेक्शन कमीशन अफसरों को मांग लेता है। वो अफसर जो है किसी भी राज्य से मांगे जा सकते हैं। तो उनका कहना था इससे काम का बड़ा हर्जा होता है। अगर सारे राज्यों के चुनाव एक साथ लोकसभा के साथ कराए जाएंगे तो काम की वो निरंतरता नहीं टूटेगी। ऐसे और बहुत से लॉजिक दिए जाते हैं। इसके खिलाफ जो लोग हैं उनका क्या कहना है? जैसे अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी का कि इससे क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज कमजोर हो जाएंगी। जब एक बार में चुनाव कराया जाएगा, एक वोटर को 2 वोट देने होंगे। अपने राज्य में वो किसकी सरकार चुनना चाहता है और देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहता है, या लोकसभा में किस पार्टी को वोट देना चाहता है। उनका ये कहना है कि इसमें सत्ताधारी दल जो केंद्र में होगा उसको एक एडवांटेज मिलेगा, उसको बल मिलेगा। और इसीलिए किसी ने कहा कि यह तानाशाही लाने का नया जरिया है, किसी ने कहा यह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित करने की कोशिश है, या इससे रीजनल पार्टीज कमजोर हो जाएंगी। मनीष तिवारी जैसे जो कि कानून को भी अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसे विद्वान सांसद ने आज ये कहा कि ये बिल संविधान की मूल भावना या मूल बेसिक स्ट्रक्चर पर एक आघात होगा, और ये पार्लियामेंट जो है उसको ये अख्तियार ही नहीं है, उसके पास ये पावर्स ही नहीं है कि वो इस किस्म का परिवर्तन संविधान के अंदर कर सकती है।
आज जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो बहुमत की जरूरत थी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए या लोकसभा उसको स्वीकार करे उसके लिए। वो मेजोरिटी तो आज दिखाई दे गई, लेकिन इसको बिल को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी। इसके अलावा देश में जितनी राज्य हैं, जितनी विधानसभाएं हैं, आधी से ज्यादा विधानसभाओं को इस बिल को अपने अपने यहां पर रेटिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब जाकर के ये संविधान संशोधन होंगे। तो इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। अच्छी बात क्या है, सरकार ने शुरुआत में ही यह कह दिया कि वो इस बिल को लेकर किसी हड़बड़ी में नहीं है। वो चाहती जरूर है कि देश में एक देश एक चुनाव का कानून लागू हो, लेकिन इसके लिए वो आम सहमति बनाना चाहती है। इसीलिए इस बिल को जेपीसी के हवाले किया जाएगा। आज गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो जब बिल कैबिनेट में आया था उसी वक्त ये कह दिया था कि इस बिल को और विचार विमर्श के लिए जेपीसी के सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो जब जेपीसी को बिल जा ही रहा है तो फिर इसका विरोध अभी करने की क्या जरूरत है, ये सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से आज तमाम विपक्षी दलों ने खड़े होकर के अपनी अपनी बात कही, स्पीकर लगातार ये कहते रहे कि अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, आपको जब इस बिल पर चर्चा होगी तो मैं ज्यादा समय दूंगा, आप खुलकर लंबे चर्चा में आप भाग लीजिएगा। लेकिन सब लोग आज ही इस बिल का विरोध करने पर आमादा थे। खैर, बहरहाल अब ये जेपीसी के हवाले किया जा चुका। अब देखना ये होगा कि अगले सत्र में अब ये जेपीसी की रिपोर्ट अगर मिल जाती है तो क्या हम ये उम्मीद करें कि अगले सत्र में इस बिल को पास कराने की कोशिश सरकार करेगी। कुछ और रिएक्शंस हैं कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। Article 356. I'm sorry. I stand corrected. Article 356. Now, Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. आप बताइए, संविधान की ग्लोरियस जर्नी में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं बारंबार गिराया और इस तरीके से देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम किया।